जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 मैंने करा दिया है और पार्ट 1 में जीवों में पोषण किस तरीके से होता है उसके बारे में मैंने बताया है। इसमें हम पढ़ेंगे कि पौधों में पोषण किस तरीके से होता है। तो पौधे में पोषण किस तरीके से होता है इन सारे को हम कवर करेंगे। और इससे पहले मैंने दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा वह है ना गेसेस क्वेश्चन होगा। क्या होगा? इसमें गेसेस क्वेश्चन को किया जाएगा और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, है ना। अगला देखते हैं कि इसमें हम समझेंगे कि पौधे में पोषण किस तरीके से होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो आप आम भाषा एकदम आसान तरीके से बोल सकते हैं कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आगे की तरफ बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मुख्य रूप से 4 चीज़ों की जरूरत होती है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होगा? आपको कितनी चीज़ है? तो 4 चीज़। कितनी चीज़ है? तो 4 चीज़। पहला याद रखिएगा, पहला जो है वह होगा आपका जल यानी कि H2O होगा। दूसरा जो होगा वो क्या होगा? सनलाइट होगा। दूसरा क्या होगा? तो सनलाइट की उपस्थिति में ही पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। उसके बाद पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? तो क्लोरोफिल। क्या पाए जाते हैं? तो क्लोरोफिल पाए जाते हैं। और क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। उसके बाद अगला जो है वह है यानी कि CO2। क्या है? CO2। ये मुख्यतः 4 चीज़ें जो है वह प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधे के लिए क्या है? तो अनिवार्य है। और ये 4 चीज़ों में से कोई चीज़ एक न रहे तो पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं और अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो ये देखते हैं हम एक एक करके चारों को। अगला जो है आगे देखते हैं कि एक में दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, 2 में दिया गया जल दिया गया, 3 में है कि सूर्य प्रकाश है, चौथा में क्लोरोफिल है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? तो याद रखिएगा वायुमंडल से ग्रहण करता है। जल कहाँ से है? तो जमीन से ग्रहण करता है। सूर्य कहाँ से? तो आसमान से। उसके बाद क्लोरोफिल कहाँ से? सूर्य के प्रकाश में अवशोषण करने वाला काम करता है। ठीक है, ये क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या करता है? जो सन की लाइट होती है उसको क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। क्या करता है? तो ऑब्जर्व, उसको खींच लेता है। ठीक है, वो किसका काम होता है? तो क्लोरोफिल का काम होता है। आगे देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा जाता है। तो सब्जेक्टिव में भी मतलब ये काम आ जाता है। तो आपको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। यानी कि पहले आप क्या कीजिएगा, याद अगर नहीं होता है तो पहले आप CO2 और प्लस क्या कर लीजिएगा, तो H2O। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें उसको अनिवार्य रूप से क्या चाहिए? CO2 चाहिए और H2O चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद एरो का चिन्ह देकर लिखिएगा, ऊपर क्या होगा? तो सनलाइट। क्या होगा? सनलाइट होगा। और नीचे क्या होगा? तो क्लोरोफिल होगा। क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। उसके बाद क्या होगा? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? तो ग्लूकोज C6H12O6। और उसके बाद O2 बनाता है। उसके बाद क्या बनाता है? उसके बाद बनाता है H2O। क्या बनाएगा? तो H2O बनाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इधर कितने हैं बैलेंस कर देते हैं। इधर है कार्बन और इधर है H2O। तो यहाँ पर देखिए 6 को कर दीजिएगा और 6 दूनी कितना? तो 12 यहाँ पर कर दीजिएगा। और यहाँ पे इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा? सिर्फ 6 और यहाँ पर क्या कर दीजिएगा? 6। ये आपका हो गया बैलेंस। ठीक है, तो ये है प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 5 मार्क्स में पूछा जाता है। कितने मार्क्स में? बच्चों ध्यान दीजिएगा, 5 मार्क्स का यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, किसमें? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य प्रकाश का आवश्यक
है ना होता है, प्रमाणित करे, क्योंकि प्रमाणित करना है कि प्रकाश संश्लेषण जो होते हैं उसमें ये सूर्य का जो ये प्रकाश होते हैं, ये सूर्य का प्रकाश जो होते हैं वो आवश्यक है, यही प्रूव करके बताना, प्रमाणित करके बताना है। तो हम देखिए प्रमाणित करते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का, है ना, प्रकाश अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने का प्रमुख सामग्री यहाँ पर यह लिया गया है। अगर हमको प्रकाश संश्लेषण के लिए, है ना, यह मान लें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सामग्री को लेना होगा। तो कौन कौन सा सामग्री लेंगे जिससे हमको प्रूफ हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे के लिए काफ़ी आवश्यक होता है, उसके बिना वो भोजन नहीं बना सकता है। तो आइए सामग्री को देखते हैं। पहला सामग्री है गमला में लगा एक पौधा को ले लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, एल्कोहल ले लेंगे। उसके बाद क्या है, तीसरा आयोडीन का घोल ले लेंगे। चौथा क्या है, हम ना काला कागज ले लेंगे। इन 4 सामग्री को क्या करेंगे, हम ले लेंगे, जिससे यह प्रूफ हो जाएगा। अगला देखते हैं क्रिया विधि। अब हम क्रिया मेथड को समझते हैं कि कैसे कैसे हम करेंगे ताकि मेरा यह प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, गमला में लगा पौधों को 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे कमरा में रख देते हैं ताकि पत्ती स्टार्च रहित हो जाए। मतलब उसमें जो स्टार्च का पहले पिछला वीडियो में बताया था, एक और नाम क्या होता है, तो मंड होता है। क्या होता है, तो मंड, यानी कि स्टार्च। उसको हम क्या करेंगे, उसको 2 से 3 दिन कहाँ रख देंगे, अंधेरे में कमरा में रख देंगे ताकि उसमें स्टार्च खत्म हो जाए, है ना, उसमें स्टार्च क्या हो जाए, तो खत्म हो जाए। दूसरा क्या कहता है कि दूसरा जो है पत्ती में, दूसरा क्या है, तो पत्ती के आधे भाग को काला कागज एवं, है ना, क्लिप की सहायता से क्या करेंगे, ढक देंगे। यानी कि जो पत्ती होंगे, है ना, इस पत्ती को क्या करेंगे, वो काला, है ना, मतलब आधा भाग काला से क्या कर देंगे, आधा भाग काला से हम ढक देंगे, ठीक है। अगला क्या कहता है, तीसरा जो कहता है वह है कि इसके बाद गमला में लगा पौधा को 3 से 4 घंटे, कितने, ध्यान दीजिएगा, 3 से 4 घंटे के लिए धूप में छोड़ देंगे। कितने, 3 से 4 घंटे फिर उसको धूप में छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है, चौथा में कि पत्ती को तोड़कर, है ना, जल से भरे बीकर में डाल देंगे और उसमें एल्कोहल मिला देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, 3 से 4 घंटे इसको छोड़ दिया, उस पत्ती को फिर लिया, फिर क्या किया, एल्कोहल, क्या लिया, तो एल्कोहल का यहाँ घोल लिया गया था, उसमें क्या कर देंगे, तो, है ना, मिला देंगे और फिर इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे। अब देखिए क्या होता है, अब उसको क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे। अब पत्ती को बाहर निकाल कर साफ पानी में धो लेंगे। अब वो पत्ती को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, कौन सा पानी में, तो साफ पानी में अब उसको धो लेंगे। फिर उसके बाद छठा विधि क्या होता है, अब इस पत्ती पर आयोडीन का घोल गिराकर देखने से पता चलता है कि पत्ती का ढका हुआ हिस्सा काला नीला ना होकर सफ़ेद हो गया। अब देखिए ध्यान से, पत्ती को आधा वाले भाग को कवर किया गया था, आधा वाला भाग को छोड़ दिया गया था, ठीक है। और जो ढका हुआ था, जो यहाँ पर मान लो पत्ती से यहाँ पर जो ढका हुआ था ये वाला भाग क्या हो गया, है ना, वह काला काला नीला ना हो करके क्या हो गया, सफ़ेद हो गया। जबकि शेष भाग क्या हो गया, नीला हो गया। ये वाला भाग नीला हो गया और ये वाला भाग क्या हो गया, उजला हो गया, है ना। उसके बाद इससे यह, है ना, साबित हो गया कि यह प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह क्या होता है, आवश्यक होता है। समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का आता है और ये भी आप लोग का वीवीआई क्वेश्चन है। और कितना अंक का पूछा जाता है, तो 5 मार्क्स का ये पूछा जाता है, ठीक है। साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अब क्लोरोफिल आवश्यक है, इसको हमको प्रूव करना है ना। क्लोरोफिल को प्रूव करना है कि क्लोरोफिल आवश्यक होता है कि नहीं होता है, क्योंकि हम पहले जानते ही हैं कि पेड़ पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले सूर्य प्रकाश, उसके लिए H2O, उसके बाद होता है CO2 होता है, उसके बाद क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है। और इसी 4 में से एक क्वेश्चन आपको आ जाते हैं कि वो सूर्य प्रकाश की आवश्यक होता है कि नहीं होता, प्रमाणित कीजिए। H2O जल आवश्यक होता है, नहीं, प्रमाणित कीजिए। CO2 आवश्यक होता है, ये भी प्रमाणित कीजिए। और उसके बाद, है ना, उसके बाद क्लोरोफिल आवश्यक होता है कि नहीं, ये प्रमाणित कीजिए। टोटल 4 को कहता प्रमाणित करने का, चारों में से एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आ जाते हैं। तो आप अभी देखते हैं कि क्लोरोफिल, क्या देखते हैं, क्लोरोफिल आवश्यक है कि नहीं है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। एकदम बात सही है कि क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो क्या सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, तो होना आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए गमले में लगा
है ना, क्रोटोन का एक पौधा लेंगे। कौन सा पौधा? तो याद रखिएगा, क्रोटोन का एक पौधा होता है, उसको लेंगे, जिसे 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। अब इसको कहाँ रखेंगे? तो ध्यान रखिएगा, अंधेरे। कहाँ रखेंगे? तो अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे, ताकि पत्ती स्टार्च रहित एवं चितकबरा हो जाए। आपको पता है स्टार्च चित क्या बोलते हैं? तो मंड। मंड उसमें खत्म हो जाए, मंड क्या हो जाए? खत्म हो जाए, और पत्ती कैसा हो जाए? तो चितकबरा हो जाए। अब ध्यान से समझिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए क्या होता है। उसके बाद गमला में लगा पौधा को 3 से 4 घंटा छोड़ देंगे, है ना, और उसके लिए धूप में छोड़ देंगे। उसके बाद पत्ती को तोड़कर एल्कोहल से भरे प्रखनाली में डाल उबाल देंगे। देखिए उसको भी क्या करेंगे? पत्ती को क्या करेंगे? तोड़ेंगे, और एल्कोहल, यहाँ पे एल्कोहल का यूज किया जाता है ना, एल्कोहल में क्या करेंगे? उसको रख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखिए, ध्यान से देखिएगा कि रखने के बाद क्या होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्लोरोफिल एल्कोहल में घुलनशील होता है। बात सही है। क्लोरोफिल जो होता है, ये क्लोरोफिल जो होता है, यह जो होता है वह घुलनशील होता है, एल्कोहल में घुल जाता है। सर्वेक्षण में पाया गया कि जहाँ क्लोरोफिल था वहाँ रंग कैसा हो गया? काला नीला, और यहाँ क्लोरोफिल एल्कोहल में घुलनशील क्लोरोफिल नहीं था, यहाँ रंग सफ़ेद हो गया। अतः इस प्रकार से प्रमाणित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल भी क्या होता है? आवश्यक होता है। और यहाँ पर फिगर बना करके इतना लिख दीजिए, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह ध्यान से देखते हैं। आगे फिर हमको देखना है कि प्रकाश संश्लेषण, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की 2 अवस्थाएं होती है। 2 अवस्था में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रकाश करते हैं। पहला अवस्था है प्रकाशीय क्रिया। अच्छा, प्रकाशीय क्रिया क्या होता है और अप्रकाशीय क्रिया क्या होता है, इसको समझते हैं। जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है प्रकाशीय होता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? अप्रकाशीय। तो आप देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रकाशीय क्रिया किसे कहते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को प्रकाशीय क्रिया कहा जाता है। यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में जो भी पेड़ पौधा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, वो प्रकाशीय क्रिया कहलाता है। इसे हिल रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है कि हिल रिएक्शन क्या है? हिल रिएक्शन क्या है? तो हिल रिएक्शन जो होता है वह प्रकाश की उपस्थिति में जो भी क्रिया होता है वही क्या कहलाता है? तो हिल रिएक्शन कहता है। तो इसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसे हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। यह क्लोरोफिल के, है ना, ग्रेना भाग में संपन्न होता है। कौन सा भाग में? तो याद रखिएगा, ग्रेना भाग होता है, इसमें क्या होता है? यह संपन्न होता है। आगे देखते हैं कि अप्रकाशीय, मैंने तुरंत बताया है कि अप्रकाशीय क्या होता है? जो सूर्य की उपस्थिति में नहीं होता है, अर्थात अनुपस्थिति में होता है। यानी कि प्रकाश के, है ना, अनुपस्थिति में अर्थात अंधेरे में संपन्न होने वाली क्रिया को अप्रकाशीय क्रिया कहा जाता है। यह कहाँ होता है? तो एस्ट्रोमा, यह एस्ट्रोमा समूह कहाँ होता है? तो यह एस्ट्रोमा में होता है। जबकि बता दूं यह कहाँ होता है? तो याद रख लीजिएगा, यह ग्रेना में होता है। कहाँ होता है? तो यह ग्रेना में, प्रकाशिय वाला ग्रेना में, और उसके बाद अप्रकाशिय वाला कहाँ हो जाएगा? तो यह हो जाएगा एस्ट्रोमा में। कहाँ हो जाएगा? तो एस्ट्रोमा में। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अगला तब चलते हैं। अगला है क्वेश्चन कि उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है? उपापचय किसे कहते हैं? तो देखिए ध्यान से, सजीवों के शरीर में होने वाले सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को उपापचय, है ना, कहा जाता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कि उपापचय, उसके बाद क्या है? तो, है ना, अपचय। यानी कि उपापचय और एक क्या है? अपचय। तो अब उपापचय क्या होता है? इसमें अणु क्या होता है? जुड़ता है। जिसमें अणु क्या होता है? जुड़ता है, वो क्या कहलाता है? तो उपापचय होता है। और जिसमें अणु टूटता है, अणु क्या होता है? टूटता है, वो क्या कहलाता है? तो अपचयी। क्या होता है? तो अपचयी होता है। आगे की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि जंतुओं में, है ना, पोषण कितने चरण में होते हैं? जंतुओं में पोषण कितने चरण में संपन्न होते हैं? देखिए यहाँ पर ध्यान से लिखा गया है कि पौधे अपना पोषण के लिए आत्मनिर्भर होते हैं। पौधे जो अपना पोषण के लिए क्या करते हैं? तो आत्मनिर्भर रहते हैं, वह किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। आत्म मतलब क्या था? खुद पर निर्भर रहना। जबकि जीवधारी पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। जबकि जीवधारी, जो भी जीवधारी होंगे वह किस पर निर्भर होंगे? तो पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं। अगला देखते हैं इसी में कि
कि निर्भर रहते हैं, ऐसे जीव को अपना पोषण दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। मतलब जो भी मतलब होते हैं परपोषी, वो क्या करते हैं, अपना भोजन दूसरे जीव से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। किससे, तो दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। और उसे ही क्या बोलते हैं, परपोषी या विषमपोषी कहा जाता है। जंतु में पोषण कई चरणों में संपन्न होता है। जंतु में पोषण कई चरणों में संपन्न होता है। यानी कि अगर एक कोश के जीव होगा, एक कोश के जीव होगा, अर्थात हम कह सकते हैं उसका शरीर एक कोशिका से बनल होगा, तो उसमें अलग पोषण होगा। अगर हम मानव की बात करते हैं तो मानव में भी क्या होगा, अलग पोषण होगा। तो सब में क्या होता है, जीवों में भी पोषण करने का विधि अलग अलग होता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यह 5 मार्क्स ये भी पूछा जाता है, और इसको ध्यान से देखिएगा। अब बहुत काफ़ी आसान भी है अगर समझते हैं तो। अब देखिए ध्यान से कि कितने जंतुओं में दो विधि से, पहला तो होता है कि एक कोशिकीय, पहला क्या होता है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों में पोषण, उसके बाद क्या होता है, बहुकोश यानी कि मानव में पोषण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सूक्ष्म सूक्ष्म में सबसे पहले आता है यानी कि अमीबा। कौन होता है, तो अमीबा, है ना। हम अमीबा के बारे में देखते हैं, अमीबा को फिगर कि अमीबा भोजन कैसे करते हैं, है ना। अमीबा का शरीर कितने कोशिका से शरीर बना होता है, याद रखिए एक कोशिका से बना होता है। ये भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे ये अपने अंदर भोजन को अपने में समाहित कर लेते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम फिगर में समझते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिए अमीबा का चित्र बनाने के लिए याद रखिएगा, कहीं पर कोना जैसा नहीं होना चाहिए, कोना नहीं होना चाहिए। कहीं भी ले लो, कुछ भी ले लो, अगर ऐसे कर लो, है ना, ये अमीबा का चित्र हो गया। कहीं भी कुछ भी ऐसे कर लो, है ना, खाली कोना नहीं होना चाहिए, अमीबा का चित्र हो गया। ये भी क्या हो गया, तो अमीबा का चित्र हो गया, है ना। कहीं भी कुछ भी कर लो, गोल गोल होना चाहिए, यह अमीबा का चित्र हो गया। आइए देखते हैं कि अमीबा अमीबा क्या करते हैं। देखिए यह एक अमीबा है, ये क्या है, ये अमीबा, दम श्योर अमीबा है, ठीक है। और यह जो अमीबा जो है, इसके बीच वाला भाग क्या बोलते हैं, केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक, जो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये क्या है, केंद्रक है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, तो खाद्य है, ये क्या है, खाद्य है। अब इस खाना को ये अमीबा कैसे ग्रहण करेगा अपने अंदर, ठीक है, इसी को यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या, ये खाना, ये क्या है, तो खाना है। इस खाना को क्या किया है, इसके अंदर ये क्या किया, थोड़ा सा अंदर लिया है, यानी कि ये हो गया पदार्थ। क्या हो गया, ये पदार्थ, और ये पदार्थ बोलो या कुटपाद बोलो, उसका पैरिया होता है, ठीक है। और ये क्या किया, अंदर कर लिया, है ना, या ये केंद्रक हो गया। आप देखिए धीरे धीरे क्या करेगा, इसको ना अपने अंदर कवर कर लेगा, ठीक है। क्या किया, वही बात यहाँ पर किया, अपने ही कवर कर लिया, जिसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर खाद रिक्ति का क्या बोलेंगे, खाद रिक्ति का वहाँ पर स्थान बचा रहता है। और यहाँ पर जो अंदर किया वो क्या हो गया, वो खाद कण हो गया, ठीक है। और इस तरीके से क्या करता है, वो अपने अंदर ले लेता है और अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। तो ये अमीबा का भोजन ग्रहण करने का तरीका हो गया। आप लिखिएगा भी तो इसी चीज़ को डिफाइन करके नीचे की तरफ एक एक करके हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि इनिगेशन क्या होता है, अंतर्ग्रहण क्या होता है, इन सारी चीज़ को क्या करते हैं आप समझते हैं। तो एक एक करके समझेंगे, और फिगर आपको इसी तरीके से बनाना होगा। और यह 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। अंतःग्रहण इनिगेशन क्या होता है, जंतुओं के यानी जंतुओं के द्वारा भोजन के शरीर को, है ना, अंदर ग्रहण करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, अंतःग्रहण। क्या बोलते हैं, अंतःग्रहण। जो भी जीव होते हैं, है ना, पृथ्वी पर जो भी जीव होते हैं, सब अपना भोजन अंतःग्रहण करते हैं, यानी कि अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो अंतःग्रहण। जो अमीबा भी देखिए एक कोश के जीव है, वो भी अपना भोजन कहाँ, बाहर को धीरे धीरे क्या करता है, अपने अंदर कलेक्टिंग कर लेता है, यानी कि अंतःग्रहण करता है। दूसरा क्या है, तो पाचन। दूसरा क्या है, तो पाचन यानी डाइजेस्टिंग। ये क्या होता है, जब भोजन क्या करेगा, अंदर लेकर जाएगा, तो उसका क्या होगा, शरीर में भोजन पचेगा। यानी शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है, शरीर के अंदर भोजन का सरल अणुओं में विघटित होना पाचन कहलाता है। यानी कि सरल अणु, जो सरल अणु होगा, अणु को विघटित होगा ना, उसको क्या पचा देना, पाचन होता है। हम लोग भी कोई खाना, हम लोग कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर गया, और वो क्या हो गया, खाना क्या हो गया, पच गया, खाना क्या हो गया, तो पच गया, तो हम समझ जाते क्या, वो पाचन हो गया है, ठीक है। अगला समझते हैं आगे क्या है। तीसरा में कहता है कि क्या होगा, तीसरा में क्या होगा, अवशोषण होगा, है ना, ऑब्जर्वेशन होगा। अब हम खाना खा लेंगे, है ना, और उसमें से क्या होगा, एनर्जी जो भी बनेगा, जो भी प्रोटीन होगा, वो तो अवशोषण तो होगा ही ना। तो पाचन क्रिया के फलस्वरूप, कौन सा, तो पाचन क्रिया के फलस्वरूप भोजन के सरल अणु आंत की दीवार अवशोषित होकर रुधिर में मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है, तो रुधिर, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रक्त। क्या बोलते हैं, रक्त, है ना, ब्लड बोलते हैं। यानी कि ये ब्लड में क्या होते हैं, तो मिल जाते हैं। ब्लड में कहाँ होते हैं, तो ये मिल जाते हैं। और ब्लड तो हमारे पूरा बॉडी में फैला हुआ है, और इसी ब्लड के माध्यम से हमारे पूरा बॉडी में क्या होते हैं, वह एनर्जी फैल जाते हैं। तो उसके बाद देखिए अगला चौथा में क्या होता है,
चौथा में है कि हमारे ब्लड में जब फैल जाएगा तो उससे हमको कुछ नहीं मिलेगा, उससे हमको ऊर्जा मिलेगा। क्या मिलेगा? ऊर्जा। तो यहाँ पर पोषण से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वही जो होता है ना, जिससे निर्माण करता है ऊर्जा का, वही क्या कहलाता है? वही के वही स्वांगीकरण। क्या कहलाता है? तो स्वांगीकरण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखे हैं कि पोषण के जिस चरण में ऊर्जा का क्या होता है? उत्पादन या जीव द्रव का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? तो स्वांगीकरण। क्या होता है? तो स्वांगीकरण होता है। चौथा चरण। अगला देखते हैं पांचवा स्टेप में। पांचवा, यहाँ तक मैंने यहाँ पे एनर्जी लेवल बन गया, एनर्जी भी शरीर में आ गया है। अब पांचवा में क्या होता है? बहिष्करण। क्या होगा? बहिष्करण। भोज्य पदार्थ के मल के रूप में शरीर से बाहर करना बहिष्करण कहलाता है। अब देखिए मैंने क्या किया, शुरू में भोजन को ग्रहण किया, अंतः ग्रहण किया, फिर उसके बाद क्या हो गया, भोजन को क्या किए, है ना, पचा दिए। क्या किए? पाचन किए। उसके बाद फिर क्या किए? उसका उत्सर्जन किए। फिर उसके बाद हमारे शरीर में आ गया मतलब एक्सचेंज हो गया, जो हमारे शरीर में आया, एनर्जी प्राप्त हमको किया। उसके बाद बहिष्करण। अब सब चीज़ हमारे शरीर में बन गया तो अंतिम में क्या होगा? बहिष्करण होगा। हमारे शरीर के अंदर से जो हानिकारक और विषाक्त पदार्थ जो होते हैं, बेकार के पदार्थ होते हैं, वो हमारे शरीर से क्या होते हैं? निकल जाते हैं। क्या होते हैं? तो हमारे शरीर से वो निकल जाते हैं। जैसे पसीना निकलना, मल हो गया, पेशाब हो गया, ये सब जो होता है हमारे शरीर में बनने वाले हानिकारक बेकार के पदार्थ होते हैं जो निकल जाते हैं। और वो किस में होते हैं? तो याद रखिएगा, सजीव में होते हैं। अगला देखिए ध्यान से कि कोई वस्तु सजीव है उसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। यानी कोई भी वस्तु, है ना, सजीव है, इसके लिए साबित करने के लिए, है ना, श्वसन के मापदंड का सहारा करते हैं। श्वसन क्रिया, यानी श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है और हम अपने, है ना, दैनिक कार्यों में ये सब संपन्न करते रहते हैं। यानी कि उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया के लिए दौरान हम लोग ऊर्जा का निर्माण करते हैं और हम अपने डेली रूटीन जो भी दैनिक कार्य की विधि होते हैं उसके लिए हम उत्तरदायित्व होते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अमीबा पोषण किस प्रकार से होता है? देखिए वही बात को यहाँ पे मैंने लिख दिया है जो मैंने आपको पहले फिगर बताया है कि अमीबा का, जो भी आपको फिगर बताया है अमीबा का, वो क्या होता है, यानी कि पोषण वह कैसे करता है, आपको फिगर के माध्यम से बता दिए थे। अब यहाँ भी समझ लेते हैं। देखिए अमीबा एक कोष के प्राणी है, बात सही है, क्योंकि अमीबा को हम लोग देख नहीं सकते हैं। अब बताइए अमीबा को नहीं देखेंगे तो उसका जो भोजन जो होगा, उसका क्या होगा, है ना, भोजन जो होगा वो कितना बड़ा, वो कितना छोटा होगा, बताइए, है ना। तो वो एक कोष के प्राणी है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा कि अमीबा का आकार कैसा होता है। तो अमीबा का आकार क्या होता है? तो अनिश्चित होता है। यह अपना भोजन प्राणी संपोषी आधार पर शैवाल, है ना, डायप्टोम, जीवाणु, विषाणु, कवक को कूटपाद की सहायता से ग्रहण करते हैं। अमीबा जो होते हैं वो किसको किसको अपने अंदर कवर कर लेते हैं, उसका अपना भोजन आहार बना लेते हैं। तो शैवाल हो गया, ठीक है, डायटम हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, है ना, उसके बाद कवक हो गया। इन सारे को क्या करते हैं? वो अपने अंदर उससे भोजन ग्रहण कर लेते हैं। कौन? तो अमीबा। अगला देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अमीबा, अमीबा जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, अमीबा अपना सतही सतह पर, है ना, स्तर पर, है ना, उंगली नुमा जैसे संरचना बनाते हैं जिससे कूटपाद कहते हैं। ध्यान दीजिए, इससे पहले मैंने आपको बताया है कि, है ना, अमीबा क्या होता है। अमीबा का जो होता है ये उंगली नुमा, ये सब जो होता है ना, ये क्या होता है? कूटपाद होता है। क्या होता है? ये कूटपाद, जिसको, है ना, पादाब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पादाब बोलिए या कूटपाद बोलिए, ठीक है, दोनों एक ही नाम होता है। यही कूटपाद की साथ देखिएगा क्या करेगा, ये अपने अंदर राजधानी कर क्या करेगा, अब इसको खाना मान लो कि यहाँ होगा तो यहाँ पर खाना होगा तो इसको ऐसे करके और ऐसे घेरेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला जो इसमें बताया गया है वो है, अगला जो बताया गया है कि यह कूटपाद अपने चारों ओर, है ना, प्लेनुमा संरचना बनाता है। क्या बनाता है? प्लेनुमा संरचना बनाता है, जिसे, है ना, फूड कप कहते हैं। क्या बोलते हैं? फूड कप बोलते हैं। इसकी सहायता से भोजन को चारों ओर घेर लिया जाता है और उसके बाद राजधानी का निर्माण कर अमीबा अपने भोजन शरीर से एंजाइम का स्राव करता है। और जैसे, है ना, ट्रिप्सिन, पेप्सिन एंजाइम, ये सब जो होता है वो क्या करता है अमीबा, जैसे ही उसको कवर कर लेगा, क्या करेगा अमीबा, उसको, है ना, कवर कर लेगा अमीबा, है ना। और इसको जैसे ही इसके अंदर कवर करेगा, है ना, उसको क्या करेगा, गुटपास से घेर लेता है और उसके अंदर एंजाइम यानी कि ट्रिप्सिन, कौन कौन है? तो याद रखिएगा, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है और एमाइलेज है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। यही एंजाइम जो है अमीबा क्या करते हैं? स्रावित करते हैं। हमारे अंदर भी क्या होता है? एंजाइम स्रावित होते रहता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी होता है। यह एंजाइम भोजन को पचाने का काम करता है। क्या करता है? यह एंजाइम भोजन को पचाने का कार्य करता है और भोजन का
पचा हुआ खाद्य रिक्तिका में चली जाती है और इस प्रकार से अमीबा सारा पोषक तत्व को ग्रहण कर अपच भोजन को छिद्र या रिक्त के सहारे बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। बहुत ही सिंपल था, अगर फिगर में आप समझ लिए होंगे तो यहाँ भी समझ में आ गया होगा, है ना। यानी कि अमीबा जो होता है वह एंजाइम क्या करता है, स्रावित करता है। और कौन कौन एंजाइम था तो याद रखिएगा, ट्रिप्सिन था, है ना, पेप्सिन था और इमाइलेज था, है ना। और ये एंजाइम स्रावित करता है और खाद्य रिक्तिका में मतलब क्या करता है, भोजन को पचाता है और उसका छिद्र होता है रिक्तिका, उसी के सहारे जो अपच भोजन होता है, जो भोजन नहीं पचता है, बेकार का बच जाता है, उसको क्या करता है, निष्कासित कर देता है, निकाल देता है और यही प्रक्रिया अपना भोजन करते रहता है। कौन तो याद रखिएगा, अमीबा। कौन तो अमीबा, है ना। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो है, अगला क्वेश्चन यहाँ बताया गया है कि ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार से लाभ, है ना, लाभ की स्थिति में होता है। श्वसन यानी कि हम लोग श्वसन करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, श्वसन ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन लेते हैं तो एक एक जीव कहाँ, जल में, एक जीव कहाँ है तो जल में, और एक क्या है तो स्थल पर, कहाँ है तो एक स्थल पर है। एक जीव जल में और एक क्या है तो स्थल में है। तो बताना है कि ये जलीय जीव की अपेक्षा जो होते हैं, जलीय जीव की अपेक्षा जो स्थलीय जीव जो होते हैं, यह किस प्रकार लाभ स्थित होता है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर समझना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि जलीय जीव जल में, है ना, घुला हुआ ऑक्सीजन का उपयोग करता है और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा को बहुत ज़्यादा पाया जाता है ना। और जबकि मल में घोला हुआ ऑक्सीजन, जल में घोला हुआ ऑक्सीजन कम मात्रा में पाया जाता है और स्थलीय जीवों में अपना दैनिक कार्य करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए श्वसन अंग की विशेष रूप से पाए जाते हैं। इस प्रकार यह क्या होता है तो लाभ होता है। अब देखिए, मछली जल में रहती है तो उसलिए क्या करते हैं, वो पानी में घुलित जो भी होते हैं ऑक्सीजन, उसको क्या करते, ले लेते हैं। मगर हम लोग को क्या होता है, हम लोग को तो ये लेना ही पड़ता है। ठीक है, हम लोग स्थल पर आते हैं तो हम लोग क्या करना होगा, लेना होगा, तो ज़्यादा एनर्जी के लिए, इसलिए क्या होता है, लाभप्रद होते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों, है ना, यह समझ में आया होगा, है ना। अगर कुछ भी दिक्कत होगा, कुछ इसमें दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बोलिएगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि वो, आशा करता हूँ कि वह, है ना, कमेंट पढ़ करके मैं अगले वीडियो, है ना, बनाने का प्रयास करूँगा ताकि आपको वही प्रॉब्लम, पूरा डाउट ख़त्म हो जाए। और ध्यान दीजिएगा, यह वीडियो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको एक एक करके क्वेश्चन को, है ना, लिखिए और पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से और लिखने से आप क्या पढ़े हैं, क्या लिखे हैं, इतना मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप एग्जाम में किस तरीके से लिखे हैं और कौन सा क्वेश्चन आया है और किस तरीके से आपने बनाया है, वो मायने रखता है। इसलिए मैंने यहाँ पर प्रयास किया हूँ कि एक एक क्वेश्चन को बारीकी से बताने का प्रयास किया हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी बारीकी से इस क्वेश्चन को एक एक करके ज़रूर देखिएगा। जय हिंद।